सुप्रभात बच्चों। अपना संकल्प के इस चैनल में आपका पुनः एक बार स्वागत है और आज हम प्रस्तुत हैं एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये दो ऐसे शब्द हैं जिनका उपयोग जीव विज्ञान के बाहर भी बड़ी मात्रा में हम लोगों के आए दिन इसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में होता है। अभी आपके सराउंडिंग में राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना की समस्या आई हुई है, तो कोरोना के समस्या को कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम काम कर रही है जो राष्ट्रीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर, जिला लेवल पर, प्रखंड लेवल पर एक सिस्टम के तहत उसको कंट्रोल, आप सुने होंगे कि इसके नियंत्रण के उपाय चल रहे हैं। तो जहां भी मोर देन 1 यूनिट क्रियाशील है, जहां एक से अधिक इकाइयां क्रियाशील हैं, वहां एक दूसरे के साथ समन्वय और एक दूसरे के साथ नियंत्रण की स्थिति उत्पन्न होती है। एक कोशिकीय जीव जो है, चाहे वो जंतु हो या पौधे हो, उसमें नियंत्रण के लिए कोई अलग से अंग नहीं होता है। एक कोशिका की रचना है, उसी कोशिका में उसके अन्य जैव प्रक्रम होते हैं और उसी कोशिका स्तर पर ही उसके नियंत्रण और समन्वयन के कार्य भी हो जाते हैं। लेकिन बहुकोशिकीय जीवों के संरचना को आप देखेंगे तो पाएंगे कि बहुकोशिकीय जीवों में जो संरचनात्मक विशिष्टता है वो जटिलताओं से भरी हुई है। और इसके लिए हम लोगों को एक बार जरा जैव व्यवस्था, जीवन की व्यवस्था का क्रम क्या है उसको देखना चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं। जीव द्रव्य, यह क्या है आपको पता होगा, यह जीवन की भौतिक आधारशिला है। यही वो कच्चा माल है, यही वो मौलिक पदार्थ है जिसमें जीवन को धारण करने की क्षमता होती है। लेकिन यह इकाई रूप में नहीं होता है। इकाई रूप में, जीव द्रव्य के इकाई रूप में कन्वर्सन से क्या बनता है? कोशिका। अब कोशिका से क्या बनते हैं? उत्तक। उत्तक से अंग, अंग से अंगतंत्र और अंगतंत्र से कोई एक जीव बनता है। इस जैव व्यवस्था पर नजर डालने से आप समझ सकते हैं कि हमारे बहुकोशिकीय मनुष्य हो या पौधे हों, उसके शरीर की रचनात्मक जटिलता कितनी अधिक है। और जहां रचनात्मक जटिलता होगी वहां स्वाभाविक है क्रियात्मक जटिलता भी आएगी। जिस कोशिका की बात मैं कर रहा हूं, हम लोगों के शरीर में लाखों करोड़ों कोशिकाएं हैं। एक बड़े पौधे को देखें, लाखों करोड़ों कोशिकाएं हैं। कोशिका उत्तक बना दिए, उत्तक के बनने के बाद अंग बना और अंग से अंगतंत्र बना। और एक एक सजीव में, मनुष्य जैसे जो विकसित जंतु हैं उसमें एक सजीव में एक साथ बहुत सारे अंग तंत्र काम कर रहे हैं। सपोज करिए, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, इस प्रकार सभी तंत्र काम कर रहे हैं और हर एक अंग तंत्र में कई अंग हैं। तो आखिर ये सभी अंग अपने अंग तंत्र के उद्देश्यों के अनुरूप, अपने लक्ष्य के अनुरूप किस प्रकार क्रियाशीलता दिखाती है। तो यहां अनिवार्य रूप से एक घटना जो हम महसूस कर सकते हैं वो घटित होती है, वो है परस्पर एक दूसरे का नियंत्रण और परस्पर एक दूसरे के साथ समन्वय। यदि कोई भी अंग तंत्र नियंत्रणहीन हो जाए, अनियंत्रित हो जाए, तो जैव प्रक्रम के प्रभाव एक
नियंत्रण रहित कोई जैव प्रक्रम है वो दूसरे सभी जैव प्रक्रमों के क्रम को बिगाड़ दे सकता है। इसलिए यह अनिवार्य है कि हमारे शरीर में या किसी भी बहुकोशिकीय विकसित सजीवों में उसके अंग तंत्र और अंग आपस में समन्वय बनाकर और एक नियंत्रण के साथ अपनी सक्रियता दिखाएं। इस प्रकार हम नियंत्रण और समन्वय को परिभाषित करने का यदि प्रयास करें तो हम कह सकते हैं कि सजीवों, बहुकोशिकीय जीवों या विकसित जीवों में जहां एक साथ कई अंग तंत्र और हर अंग तंत्र में कई अंग एक साथ क्रियाशील होते हैं, उनके बेहतर परफॉर्मेंस के लिए, उनके बेहतर रिजल्ट के लिए उनका किसी न किसी माध्यम से नियंत्रण में होना और एक दूसरे के साथ समन्वय में होना अनिवार्य है। और ऐसा सिस्टम पाया जाता है। विकसित जंतु हों, विकसित पौधे हों, उनमें नियंत्रण और समन्वय के लिए एक सुविकसित तंत्र है, एक सिस्टम है जिसको हम नियंत्रण एवं समन्वय तंत्र, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम कहते हैं। आइए उसको परिभाषित करें और आगे देखें। जैसा कि मैं बताया कि सजीव जितना सरलतम होगा वहां नियंत्रण की आवश्यकता कम होगी। आप उसको यूं देखें कि यदि किसी झुंड में 5 से 7 लोग हैं, उनको नियंत्रित करना, उनके बीच तालमेल बिठाना और फिर उसी के जगह पर मोर देन 100 लोगों का झुंड हो, उसको नियंत्रित और समन्वयित करना कितना कठिन होगा। ठीक इसी तरह एक कोशिकीय और सरलतम जीवों में नियंत्रण और समन्वयन पूरी तरह विकसित नहीं होकर कोशिका स्तर पर ही संपन्न हो जाती है। लेकिन बहुकोशिकीय जीव, चाहे जंतु हो या पौधे, और खासकर जो विकसित जंतु हैं जिसमें मनुष्य भी आता है, वैसे जीवों में नियंत्रण और समन्वयन काफी महत्वपूर्ण और काफी संवेदनशील जैव प्रक्रम के रूप में सामने आता है। परिभाषा के रूप में हम लोग देखें, बहुकोशिकीय और विकसित जीवों में जहां, ये गौर करने की बात है, जहां कई अंग तंत्र और हर अंग तंत्र के सभी अंग एक साथ सक्रिय होते हैं। इसको थोड़ा समझें। आप एलाइव हैं तो आप क्या महसूस कर रहे हैं कि अभी आप यहां बैठे हैं तो क्या आपका पाचन तंत्र काम नहीं कर रहा है? क्या आपका श्वसन तंत्र काम नहीं कर रहा है? क्या आपका उत्सर्जन तंत्र काम नहीं कर रहा है? सारे तंत्र काम कर रहे हैं और हर एक तंत्र के जो भी अंग हैं वे भी क्रियाशील हैं। अब आप उदाहरण के लिए अगर हम 5 ही अंग तंत्र की बात करें और हर अंग तंत्र में 5 ही अंग की बात करें तो 25 अंग हो गए। ये 25 अंग एक साथ क्रियाशील हैं तो इनकी सक्रियता बेहतर हो, वे अपना कार्य बेहतर ढंग से करें। इसके लिए अनिवार्य है कि उन सभी अंगों में और उन सभी अंग तंत्रों में एक समन्वय हो, एक तालमेल हो, एक कोऑर्डिनेशन हो, और यह तालमेल, यह कोऑर्डिनेशन नियंत्रित हो, नियंत्रण में हो, अंडर कंट्रोल हो। आगे इसको मैं दिखाऊं। जहां कई अंग तंत्र और हर अंग तंत्र के सभी अंग एक साथ सक्रिय होते हैं, वहां सभी अंगों का अंग तंत्र स्तर पर, अब पाचन अंग है तो पाचन तंत्र के स्तर पर, श्वसन अंग है तो श्वसन तंत्र के स्तर पर, और सभी अंग तंत्रों का सजीव स्तर पर समन्वय एक नियंत्रित प्रक्रिया है। इसका समन्वय होता है और वह समन्वय अंडर कंट्रोल होता है, नियंत्रण में होता है। अंगों के बीच इस समन्वय और नियंत्रण की संयुक्त क्रिया जैव प्रक्रम के रूप में नियंत्रण एवं समन्वयन कहलाती है, जिसके लिए एक सुव्यवस्थित और सुविकसित अंग तंत्र विकसित जंतुओं में पाए जाते हैं। अब हम इसके स्वरूप को अलग अलग करके देखेंगे।
अब बच्चों हम नियंत्रण और समन्वयन को परिभाषित किए और यह जान गए कि नियंत्रण और समन्वयन बहुकोशिकीय जीव और विकसित जीवों के लिए एक अनिवार्य जैव प्रक्रम है जो सुव्यवस्थित और सुविकसित अंग तंत्र द्वारा कंडक्ट होती है, संपादित होती है। हम यहाँ 4 कैटेगरी के जंतु जीवों को उदाहरण के रूप में ले रहे हैं। जीव का स्वरूप यहाँ है और उसमें होने वाले नियंत्रण और समन्वय यहाँ। सबसे पहले एक कोशिकीय जीव की बात यदि करें तो एक कोशिकीय जीव जो है उसमें नियंत्रण एवं समन्वय कोशिका स्तर पर होते हैं और यह नियंत्रण और समन्वय रासायनिक नियंत्रण मतलब कोशिका के अंदर जो केमिकल्स हैं उसकी प्रकृति के आधार पर उसके द्वारा इसके समस्त नियंत्रण एवं समन्वय होते हैं। दूसरा उदाहरण मैं लिया हूं हाइड्रा। आपको पता है कि हाइड्रा कम विकसित जंतु, उसमें तंत्रिका तंत्र का विकास नाम मात्र का होता है। अब जब तंत्रिका तंत्र ही विकसित नहीं है तो तंत्रिकीय नियंत्रण का सवाल कहां उठता है। इसलिए यहां तंत्रिका तंत्र कम विकसित होते हैं, इसलिए इसमें आंशिक रूप से तंत्रिकीय नियंत्रण होता है, बहुत कम मात्रा में। और मेजर क्या होता है? रासायनिक नियंत्रण। मनुष्य की बात करें जो इस सजीव जगत का सबसे विकसिततम मोस्ट डेवलप्ड एनिमल है, इसमें तंत्रिका तंत्र सुविकसित है। इसके ब्रेन, इसके नोटोकॉर्ड, इसकी संवेदनाएं सारी की सारी सक्रियता के साथ मौजूद है। मतलब तंत्रिका तंत्र सुविकसित है और जब तंत्रिका तंत्र सुविकसित है तो यहां तंत्रिकीय नियंत्रण होगा, साथ ही साथ रासायनिक नियंत्रण भी होगा। आपके शरीर में गौण लैंगिक लक्षणों का उद्भव हो या फिर आपके गले में आयोडीन की कमी, आपके पीयूष ग्रंथि से उत्पन्न होने वाले हार्मोन्स, आपके जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उससे रसायनों का उत्पादन होता है और वे हार्मोन के रूप में आपके सभी गतिविधियों और आपके विकास को प्रभावित करते हैं। मतलब मनुष्य या विकसित जंतु में तंत्रिकीय नियंत्रण के साथ साथ रासायनिक नियंत्रण भी होते हैं। अब बात करें हम पौधों की, तो पौधों में तंत्रिका तंत्र पूरी तरह अनुपस्थित होता ही नहीं है। तो जब तंत्रिका तंत्र अनुपस्थित होगा तो वहां तंत्रिकीय तंत्र नहीं होंगे, वहां तंत्रिकीय तंत्र नियंत्रण का कोई स्कोप नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां तंत्रिका तंत्र ही नहीं है। तब वहां ऑप्शन क्या बचता है? रासायनिक नियंत्रण का। पौधों में केवल और केवल रासायनिक नियंत्रण पाए जाते हैं। इन तमाम श्रेणी के जीवों में होने वाले नियंत्रण और समन्वय पर यदि हम गंभीरता से विचार करें तो केवल 2 टाइप आ रहा है, एक तंत्रिकीय नियंत्रण और दूसरा रासायनिक नियंत्रण। यहां भी रासायनिक नियंत्रण है, यहां भी रासायनिक नियंत्रण है, यहां भी रासायनिक नियंत्रण है, यहां आंशिक रूप से तंत्रिकीय नियंत्रण है। तो कुल मिलाकर नियंत्रण के 2 स्वरूप हो गए, एक तंत्रिकीय नियंत्रण और दूसरा रासायनिक नियंत्रण। हम लोग तंत्रिकीय नियंत्रण और रासायनिक नियंत्रण की उदाहरण के साथ परिभाषा देखेंगे और एक एक करके दोनों को विश्लेषित करेंगे। तंत्रिकीय नियंत्रण में आपके शरीर में पाई जाने वाली तंत्रिकाओं का जो जाल है और उसका जो कंट्रोल रूम है, ब्रेन और मेरुरज्जु, उसके द्वारा कंट्रोल होता है। जबकि रासायनिक नियंत्रण में हार्मोन के रूप में आपके शरीर के या अन्य जीवों के शरीर के विभिन्न भागों से उत्पन्न होने वाले हार्मोन्स जो मूलतः रासायनिक पदार्थ हैं, रसायन की प्रकृति है उसमें, और उस प्रकृति के आधार पर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है, तो इसको रासायनिक नियंत्रण कहेंगे। अगले क्लास में हम इसको आगे डिटेल करेंगे। आज इतना ही। आपसे पुनः आग्रह होगा कि आप पीछे के
4 जो चैप्टर पढ़ाए जा चुके हैं उसको गंभीरता से देखें। एक बार में नहीं समझ में आए दूसरी बार देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि अधिक से अधिक छात्र छात्राएं इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।